तो यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक का। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम चैप्टर 1 टू 5 पूरा का पूरा भी रिवीजन होने वाला है। तो आप लोगों को बस अपनी नोटबुक निकाल लेनी है। जो चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊँगा आपको, आपको वो सारी चीज़ें लिख लेनी है बस, ठीक है, कॉपी में। तो जो सबसे पहले क्लास आप बताऊँ, पहला जो चैप्टर है वो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और हर चैप्टर का वेटेज लगभग 4 मार्क्स का है। अगर 40 नंबर का आपका इंडियन इकोनॉमी का पेपर आता है बोर्ड में, तो इसमें जो है हर चैप्टर का वेटेज जो है वो 4 मार्क्स तक का है। हर चैप्टर से एक-एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम बात करें ब्रिटिश रूल की, तो ब्रिटिश रूल इंडिया में कब आया क्लास? 23 जून 1757 तक, और कब तक चला? 15 अगस्त 1947 तक। और ये जो बैटल लड़ाई गई थी, उस बैटल का नाम क्या था क्लास? बैटल ऑफ प्लाजे। और बैटल ऑफ प्लाजे में जो जो हेड थे वो कौन थे क्लास? रॉबर्ट क्लाइव। और उन्होंने किसको हराया? बंगाल के जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। क्लियर है? और जो बेसिक पर्पस था कॉलोनियल रूल का, वो था क्लास इंडिया के रिसोर्सेस को यूज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, यानी कि इंडिया के जो रिसोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल करेंगे ब्रिटेन के अपने बेनिफिट के लिए। वो इंडिया से रॉ मटेरियल को ले जाते थे ताकि वो अपने वहां पे अपने होम कंट्री में यानी कि ब्रिटेन में वो अपने देश की भलाई के लिए उन रॉ मटेरियल से इंडस्ट्री में उसको यूज कर सकें। क्योंकि क्लास ये दौर था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जहां पे ब्रिटेन में नई नई इंडस्ट्री बन रही थी। अगर इंडस्ट्री बनेगी तो जाहिर सी बात है क्लास, इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल। अब ये जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल जो चाहिए क्लास इंडस्ट्री को, वो रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से? तो इंडिया से रॉ मटेरियल को ले जाते थे, और इंडिया से रॉ मटेरियल को ले जाके अपने यहाँ पे फिनिश गुड्स बना के वो इंडिया में वापस बेचते थे। अगर इंडिया से रॉ मटेरियल वो ले जाएंगे ब्रिटेन में और वहां पे उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ब्रिटेन के लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, उन लोगों को काम मिलेगा। क्लियर है? तो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एक फीडर इकोनॉमी की तरह ट्रीट किया, इंडियन इकोनॉमी को एक फीडर इकोनॉमी की तरह ट्रीट किया, जिसकी वजह से इंडिया का जो नेचुरल रिसोर्सेस है और जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो बुरी तरीके से डैमेज हो गया। बात करें क्लास कॉलोनियल रूल की, जहां पे एक पावरफुल कंट्री एक कमजोर कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेती है और उसका इस्तेमाल करती है सिर्फ अपनी भलाई के लिए। क्लियर है? उसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल। बैकवर्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं? बैकवर्ड इकोनॉमी जिनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है, जहां लोग गरीब हैं, हेल्थ सर्विस अच्छी नहीं है, ज्यादा डेथ हो रही है, ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन की इनकम कम है, और ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे इसलिए डिपेंड है क्योंकि वो अपना घर बार चलाना चाहता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग इकोनॉमी, जो क्लास कंट्री थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा है, डेवलप स्टेज जो बैकवर्ड इकोनॉमी से अच्छा है, थोड़ा सा डेवलप कर रहा है, और डेवलप्ड इकोनॉमी से पीछे है, यानी कि जैसे इंडिया। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमी है ये धीरे धीरे अपना इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ा रहे हैं, और एग्रीकल्चर से धीरे धीरे लोग इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है? इंडस्ट्री की तरफ या सर्विस सेक्टर की तरफ। इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जिनका स्लो ग्रोथ है या नो ग्रोथ है, जिस कंट्री का ग्रोथ रेट स्लो है या नहीं है, उनको बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी यानी चमकीली इकोनॉमी, जहां कंटिन्यू डायनामिक चेंजेस आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जहां पे क्लास आई आती हैं, लोग जो है वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, और वो लोग क्लास नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, एडवांसमेंट जो है उनकी कंट्री में फ्रीक्वेंट आता है, और वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, और यानी कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं है, प्रोडक्शन भी करते हैं, सर्विस भी देते हैं। वो वाइब्रेंट इकोनॉमी। तो ये क्लास अंग्रेजों के आने से पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडिया कैसी इकोनॉमी थी? प्रोस्पेरस इकोनॉमी, यानी कि हम इंडिपेंडेंट थे, हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी, हमारे देश में सफिशिएंट अनाज था, हम उसका यूज करते थे। इंडिया वॉज रिच इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन, इंडिया जो है वो रिच था, उनके पास अनाज बहुत था, अनाज की कोई कमी नहीं थी। एग्रीन इकोनॉमी, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, लगभग 75% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर करती थी, तो इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाती थी। हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत पॉपुलर था, हमारे हाथों से बनी हुई चीजें पूरे वर्ल्ड में डिमांड थी, उनकी फाइन क्वालिटी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करती थी, और बाहर से फॉरेन करेंसी हमारे पास आता था। लेकिन ये सब था अंग्रेजों के आने से पहले। अंग्रेज आए, और अंग्रेज के आने के बाद उन्होंने ये हमारा देश पूरी तरीके से लूट लिया, पूरा खराब कर दिया। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इंडियन फॉरेन सेक्टर, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल और इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो एग्रीकल्चर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर बात करें एग्रीकल्चर की, तो हमारा एग्रीकल्चर खराब कैसे हुआ? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। द मेन रीजन बिहाइंड द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो मेन रीजन है
वो क्लास लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, इसके अलावा बाकी भी रीजन है। अगर हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम की बात करें, इन्होंने जमींदारी सिस्टम भी कहा उसको, लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी कहा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी। इसमें होता क्या था, जमींदारों से कहा जाता था, जिनकी जमीन होती थी उनसे कहा जाता था, आप हमें लगान दो, और लगान दो आप जितना ज्यादा लेबरों से, यानी कि क्लास पीजेंट से, फार्मर से, कल्टीवेटर से, लैंडलेस लेबर से जितना काम कराना उतना काम कराओ। ये जो जितने भी जमींदार थे वो बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, मारपीट करके काम करवाते थे, उनको पैसे भी देते नहीं थे, और क्लास उनका हिस्सा वो देते थे सरकार को। तो सरकार को आप लगान यानी कि टैक्स देना पड़ेगा। इससे जो फार्मरों का है काफी शोषण हुआ वहां पे। सेकंड है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बोला कि आप लोग फूड क्रॉप मत उगाओ, राइस वीट ये सब मत उगाओ, आप जूट उगाओ, इंडिगो उगाओ, कॉटन उगाओ, ताकि हम ये सारी चीजें अपने यहाँ पे बेच सकें। इसको बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। लोगों से बोला गया कि आप वही चीज उगाओ जो हम बोल रहे हैं। और लोगों को अपने अनाज के लिए भी बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था, दूर दूर जाके अनाज खरीद के लाना पड़ता था, क्योंकि वो इंडिगो उगा रहे थे, वो लोग उगा रहे थे क्लास जूट, कॉटन, ये सारी सिल्क। लो लेवल प्रोडक्टिविटी क्लास, जो प्रोडक्टिविटी थी लो थी, जमीन ज्यादा होने के बावजूद जो उसका आउटपुट निकल रहा था वो बहुत कम था। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाहर देश से किसी ने इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, ना ही सरकार ने कोई इन्वेस्ट किया। अगर इन्वेस्ट करते तो परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन बनता, सिंचाई करने का कोई ना कोई परमानेंट सोर्स बनता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट में कमी आई। जब किसी चीज में इन्वेस्ट ही नहीं होगा तो उस चीज को डेवलप भी कैसे किया जाएगा। अगर आपकी सड़क बनती है, कंपनी आती है, मेट्रो बनती है, बुलेट ट्रेन आता है, तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो पैसा आएगा। किसी ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर को खराब करने का जो मेन रीजन है वो डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है। हमारे देश का हैंडीक्राफ्ट बाहर देश में बहुत पॉपुलर था, लेकिन उस टाइम इन्होंने क्या किया, इंडिया से जो भी फिनिश गुड्स बन के बाहर जाता था उस पे हैवी टैक्स लगा दिया गया। जो भी फिनिश गुड्स इंडिया से बन के बाहर जाता था उस पे काफी ज्यादा टैक्स चार्ज किया गया, जिसकी वजह से इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है वो बाहर देशों में महंगा हो गया और लोगों ने उसकी डिमांड करना छोड़ दिया। लेकिन इंडिया से जो रॉ मटेरियल बाहर जाता था उस पे सरकार ने किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाया नहीं, और जब बाहर से फिनिश गुड्स भी बन के आता था तो उस पर सरकार ने किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया। इसको बोलते हैं भेदभाव करने वाले टैरिफ पॉलिसी, कि अगर तुम फिनिश गुड्स बना के बेचोगे तो हम हैवी टैक्स चार्ज करेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा फिनिश गुड्स महंगा हो जाएगा, लोग नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इतनी बुरी तरीके से खराब हुआ कि हमारा जो वर्ल्ड पॉपुलर था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसमें बेरोजगारी हो गई और लोग जो है बाहर से इंपोर्ट करने लगे। वहीं से शुरू हुआ हमारा वेस्टर्न कल्चर। आप देखते हो हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, हमारा रवैया जो है वो वेस्टर्न है, क्योंकि वहीं से चीजें आने लगी। हैंडीक्राफ्ट करने वाले लोग सारे बर्बाद हो गए। हमारे देश के लोग वो सारा सामान खरीदते थे जो बाहर से आता था, ब्रिटेन से। क्यों? क्योंकि वो मशीन मेड था, और मशीन मेड प्रोडक्ट ने हैंडमेड प्रोडक्ट को बिल्कुल तबाह कर दिया। मशीन से बनाई हुई चीज सस्ती होती है, और उसकी जो क्वालिटी होती है मशीन से बनाई हुई चीज की वो आइडेंटिकल रहती है, और वो इतना सस्ता होता है कि लोग वही खरीदते थे। आज भी हैंडीक्राफ्ट चीजें आपको देखो महंगी ही मिलेगी। उस टाइम पे क्लास हमारे यहाँ कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी नहीं, मशीन बनाने की कोई इंडस्ट्री नहीं थी। जब मशीन ही नहीं रहेगा, उसकी इंडस्ट्री नहीं रहेगी, तो किस तरीके से क्लास हम लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो हम सिर्फ रॉ मटेरियल था हमारे पास, लेकिन पक्का अनाज हमको बाहर से ही मिलता था। लो कॉन्ट्रीब्यू मतलब पक्का सामान जो है, लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो क्लास इंडस्ट्री ने जीडीपी में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, यानी कि जो इंडस्ट्री थी वो बहुत कम थी, तो उसका आउटपुट जो था वो बहुत कम था, जिसका जीडीपी में शेयर बहुत कम था। मेन शेयर था एग्रीकल्चर का। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सरकारी कंपनीज तो कहीं और ही ध्यान दे रही थी। अपने फायदे के लिए रेलवे बनाया, बिजली का जनरेशन किया, कम्युनिकेशन, पोर्ट, और उन सब में सरकार ने ध्यान दिया। सरकार ने इंडस्ट्री तो सिर्फ बनाई अपने देश में, क्योंकि अगर इंडिया में इंडस्ट्री बना देते तो इंडिया के लोगों को रोजगार मिल जाता। तो उन्होंने इंडिया के लोगों को रोजगार नहीं देने के लिए इंडस्ट्री बनाई अपने देश में, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो हम लोग सिर्फ बन गए थे क्लास एक्सपोर्टर, किसका? रॉ मटेरियल का, और हम बन गए थे इंपोर्टर, किसके? फिनिश गुड्स के। हम यहां से दबादब रॉ मटेरियल को ब्रिटेन भेजते थे, और वहां से फिनिश गुड्स हमारे यहाँ आता था। एक कनाल बना जिसका नाम है स्विस कनाल, जिसको बनाया इजिप्ट की गवर्नमेंट ने 1959 में, और ये बन के पूरा हुआ 1969, 10 साल लगे। ये दो सी को जोड़ता है, रेड सी और क्लास मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी और रेड सी दोनों को जोड़ता है, और ये रास्ता इतना सिंपल बना देता है क्लास, जिसकी वजह से एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है इस कनाल की वजह से, जहां क्लास इंडिया इंडिया से ब्रिटेन सामान ले जाना और इजी हो जाता है। कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, रास्ता छोटा हो जाता है। तो इंडिया का 50% ट्रेड जो है, इंडिया का पूरा 50% ट्रेड अकेला ब्रिटेन को होता है। यानी ब्रिटेन जो है उस ट्रेड पे मोनोपोली राइट था, यानी कि अकेला ब्रिटेन को आधा ट्रेड होता था, बाकी जो है वो क्लास चाइना, श्रीलंका और ईरान को होता।
चाइना का क्लास जो श्रीलंका का पूरा नाम जो है वो क्लास सिलियन है और ईरान का जो है वो पर्सिया। अच्छा सर, अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। तो एक्सपोर्ट के पैसे को कहाँ यूज़ किया? क्लास इस एक्सपोर्ट के पैसे को इन्होंने हमारे देश में खर्च नहीं किया। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था क्लास आज़ादी से पहले, वहाँ इन्होंने इस्तेमाल किया और अपने कॉलोनियल सेटअप को डेवलप करने के लिए, देश को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो खर्चे होते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को पेमेंट देने के लिए वहाँ पे इन्होंने खर्चा किया। क्लास डेमोग्राफिक कंडीशन में ध्यान रखना, जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस आया था वो क्लास 1881 में आया, जो 10 साल की पॉपुलेशन को डेटा को कलेक्ट करता है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं क्लास 1921 को। क्यों? क्योंकि क्लास 1921 में हमारे देश की पॉपुलेशन 1921 के बाद से आज तक कभी घटी नहीं है, हमेशा बढ़ी बढ़ी है, लेकिन उससे पहले कभी कम कभी ज्यादा होता था। क्लियर है क्लास? लास्ट सेंसस था 11 का और अगला होगा अगले साल 21 का। और आपने कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? हाई बर्थ रेट, डेथ रेट। उस टाइम बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई था। प्लस लगभग 48 एंड 40,000, 48 लोग पैदा होते थे हजार में से और 40 की डेथ होती थी। अभी ये सिर्फ 19 है। डेथ रेट 2016 का डेटा है 7। डेटा जब भी लिखो क्लास तो ईयर मेंशन कर देना। अगर ईयर ना याद हो तो क्लास डेटा लिख देना, पर डेटा भी ना याद हो तो प्लीज गलत मत लिखना डेटा को। क्लियर है? करंट पॉपुलेशन क्लास जो है ग्रोथ रेट वो 1.19% है। लिटरेसी रेट आप सबको पता है क्लास बहुत कम था उस टाइम पे, सिर्फ 16% था क्लास। आज जो है लिटरेसी 70% के आसपास है और सरकार का 2030 तक ये ऑब्जेक्टिव है कि 100% लिटरेसी रेट होना चाहिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी इसी वजह से आई है। और फीमेल का तो बहुत ही कम था। फीमेल के साथ तो ऐसे ऐसे भेदभाव होते थे, आपको पता है कि जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो ओनली 7% था। करंट लिटरेसी रेट 74% के आसपास है। मेल का बहुत ज्यादा है 82 एज कम्पेयर टू फीमेल। ये शो करता है कि हमारे देश में आज भी भेदभाव होता है मेल और फीमेल में। और क्लास बिहार का लोएस्ट है। और अभी खैर अभी की डेट में आंध्र प्रदेश का क्लास थोड़ा सा लोएस्ट आ रहा है। त्रिपुरा और केरला आपको पता है क्लास हाईएस्ट स्टेज पे है अभी फिलहाल भी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग आज 68 साल जीते थे, लेकिन उस टाइम पे लोग जो है सिर्फ 44 ईयर्स तक जीते थे। आज ये 68 साल लोग जी जाते हैं। इन्फेंट, छोटे बच्चे जिनकी एज 1 साल से कम है, 1000 नए बच्चे पैदा होते थे, जिसमें से क्लास टीकाकरण, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती थी, इसकी वजह से 218 लोगों की डेथ हो जाती थी। सोचो, बच्चे छोटे-छोटे 1000 में से लगभग 21.8% बच्चे मर जाते थे और आज का क्लास ये रेट है 44 पर 1000। ओके? क्लास ये रिवीजन है इसलिए थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ आप लोगों को। रिवीजन ऐसे ही होगा तभी 5 चैप्टर का रिवीजन कर पाएंगे हम लोग, अदरवाइज एक दिन में एक ही चैप्टर हो पाएगा। ठीक है? चलो अगला आते हैं। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो था वो था डिपेंड था एग्रीकल्चर पे, बाकी जो था वो प्राइमरी सेकेंडरी। ज्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। अनबैलेंस ग्रोथ, बाकी सेक्टर में कोई भी ग्रोथ नहीं था। एग्रीकल्चर बन रहा है लेकिन इंडस्ट्री नहीं बन रही, सर्विस सेक्टर नहीं बन रहा। कुछ रीजनल वेरिएशन, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने काफी डेवलप किया, यानी जिन्होंने जिन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर से मूव किया इंडस्ट्री की तरफ, लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। जबकि बाकी जो स्टेट्स थे उन्होंने एग्रीकल्चर ही कंटिन्यू किया। अगर बात करें क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में हमने पूरा पढ़ रखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहते किसको है। रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, एनर्जी, यूटिलिटीज, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल, सब क्लास आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने कुछ खास डेवलप नहीं किया, सिर्फ रेलवे बनाया 1950 में, और पहली ट्रेन चली क्लास मुंबई से लेकर थाने तक, 33 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 घंटे में आसपास। और रेलवे जो है क्लास 16 अप्रैल 1853 को क्लास रेलवे जो है चला। ठीक है? आफ्टर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्लास एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कर दिया। अब सारा माल इन्होंने गांव गांव से उठा के अपने देश भेजना था, बंदरगाह तक लेके आना था, तो रेल के माध्यम से इन्होंने क्या किया, गांव गांव से माल उठाया और अपने देश लेकर चले गए। रेलवे का फायदा आप सबको पता है क्लास की, जो डिस्टेंस बैरियर था, जो दूर दूर हमें जाना पड़ता था क्लास सामान लेने के लिए, वो डिस्टेंस बैरियर खत्म किया। लॉन्ग जर्नी को शॉर्ट बनाया क्लास, लॉन्ग मूवमेंट आसान हो सका क्लास, और मार्केट बना। अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा, अगर क्लास सड़क होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, गाड़ियां होंगी, तो मार्केट भी अच्छे से डेवलप हो पाएगा। अगला क्लास कम्युनिकेशन, इन्होंने कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बनाया, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए उसको यूज किया। मान लो सरकार को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, आज तो कर्फ्यू लग जाता है, एक बार में सरकार न्यूज में, मीडिया में दे देती है, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, तो टेलीग्राफ थे जिसके थ्रू, इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू ये लोग इन्फॉर्मेशन जो भेजते थे कि यहाँ पे ये कब्जा करो, यहाँ पे ऐसा करो, वहाँ पे पब्लिक बिगड़ बिगड़ गई है, पब्लिक में आक्रोश आ गया है, पब्लिक जो है थाने को जला रही है, ये कर रही है, वहाँ पे कंट्रोल करो। तो ये सब इन्फॉर्मेशन क्लास टेलीग्राफ के थ्रू दिया जाता। बाकी जो पोस्टल सर्विस है, पोस्ट जो होता है क्लास, जहाँ पे आप तो खैर देखे नहीं हो इस चीज को, पहले चिट्ठियां होती थी, चिट्ठियां भेजा करते थे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता में उधर से रिप्लाई आता था। अगर बात करें क्लास पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की, तो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, फायदा ये हुआ अंग्रेजों की वजह से, अनाज इन्होंने ज्यादा उगवाया जिसकी वजह से फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी आई। ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा माध्यम मिला रेलवे से।
मॉनेटरी इकोनॉमी की तरफ हम शिफ्ट कर गए। पहले हम लोग जो इकोनॉमी थी हमारे इंडिया की, वो बार्टर सिस्टम से चलती थी, लेकिन इन्होंने बोला कमर्शियलाइजेशन किया एग्रीकल्चर का, बोला कि आप कैश क्रॉप उगाओ तो आपको पैसा मिलेगा, तो लोगों को पैसा मिलता था, लोग पैसा ही खर्च करते थे। फेमाइन यानी भुखमरी, क्लास बंगाल में इतनी बुरी भुखमरी आई थी, लाखों लोग मर गए थे। तो यहाँ पे रेलवे के थ्रू वहां तक उनको खाना पहुंचाया गया। प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो पका-पका मिल गया, यानी कि जो हमारी सरकार मतलब कि जो आज़ादी मिली, तो वो पूरा जिस तरीके से पूरी इंडिया में कंट्रोल करते थे, जो पॉलिटिक्स था, जो रूल रेगुलेशन था, वो सारा का सारा क्लास बना बनाया मिल गया इंडियन गवर्नमेंट को। क्लास सेकंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। ये 40 सालों में क्लास सरकार को डेवलप करना था। सरकार के हाथ में इंडिया की कंट्रोल, मतलब कि इंडिया का पूरा अब हमारे देश के हाथ में था। ब्रिटिशर्स चले गए तो उनको एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाना था पूरा का पूरा देश को सही से रन करने के लिए। संविधान वगैरह भी बना क्लास, ये सारी चीजें आगे हुई। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं किसी भी इकोनॉमी को, उसको दूर करना था। पहला क्या बनाए, दूसरा कैसे बनाए, तीसरा किसके लिए बनाए। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो कैपिटल इकोनॉमी, जहाँ पे सारे डिसीजन कौन लेती है, मार्केट। यानी कि क्लास जहाँ पे प्राइवेट प्रोड्यूसर, जैसे यूएस, जहाँ प्राइवेट प्रोड्यूसर जो होते हैं वो क्लास यूज करते हैं कैपिटल इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी मतलब प्राइवेट सेक्टर को जो डिमांड मिलेगा वो वही सामान बनाएंगे। सेकंड है क्लास सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जहाँ पे डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। यानी जहाँ पे डिसीजन प्राइवेट प्रोड्यूसर लेंगे, डिमांड सप्लाई को देखते हुए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखते हुए, वो कैपिटल इकोनॉमी है। जहाँ पे डिसीजन सरकार लेगी वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। जहाँ पे क्लास क्या होगा, मिक्स इकोनॉमी। जहाँ पे क्या होगा, मिक्स इकोनॉमी, यानी डिसीजन कौन कौन लेगा, डिसीजन सरकार भी लेगी और प्राइवेट प्रोड्यूसर भी लेंगे, दोनों, उनको बोलते हैं क्लास मिक्स इकोनॉमी। इंडिया इज अडॉप्टिंग मिक्स इकोनॉमी वेयर एज हांगकांग, सिंगापुर, नीदरलैंड, स्वीडन, यूएस इज अडॉप्टिंग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, ध्यान रखना, चाइना कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट करती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग, ये आपको ध्यान रखना है। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो आया कब क्लास, इकोनॉमिक प्लानिंग आया क्लास 1950 में बना प्लानिंग कमीशन। इन्होंने सेट किए 5 ईयर के प्लान, और जो 20 साल के लंबे प्लान होते हैं उनको कौन से प्लान बोलते हैं क्लास, जो क्लास 5 साल के प्लान होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्लान है, समझ लो, और जो 20 साल के प्लान होते हैं पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है क्लास, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री। और नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। हर 5-5 साल में सरकार प्लानिंग करती थी। पहला प्लानिंग जो था वो 1951 से 1956 तक चला। आखिरी प्लान जो था वो 12वां प्लान था, 2012 से 17 तक। प्लानिंग को क्लास अगर 20 साल में अचीव करते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। आज प्लानिंग कमीशन को टेक ओवर कर लिया नीति आयोग ने, यानी रिप्लेस कर दिया। आज नीति आयोग है। नीति आयोग को जो चेयरमैन है क्लास, यानी कि जो चेयरमैन होता है क्लास, वो आपका जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। ठीक है, और जो नीति आयोग आया कब आया, 1 जनवरी 2015 में। इसका हेड ऑफिस क्या है, नई दिल्ली में है। और नीति आयोग को बोलते हैं थिंकिंग टैंक, थिंक टैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, थिंक टैंक, इनका काम होता है पूरे 5 साल के अंदर या फिर क्लास पूरे साल, पूरे देश भर में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है ग्रोथ, हमारे देश में क्लास ग्रोथ लाना है। ग्रोथ कैसे आएगा, जब हम देश की जीडीपी को बढ़ाएंगे। अगर हमारा देश ही तरक्की कर जाएगा, जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो देश के लोग भी अपने आप डेवलप कर जाएंगे। सेकंड पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उनको रोजगार मिले। आज आपको पता है सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा बवाल चल रहा है, हंगामा चल रहा है कि लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है। समझ रहे हो बात को, लोगों के पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जितने लोगों के पास काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, लेकिन स्टिल उनके पास काम नहीं है, इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है क्लास मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है क्लास, जहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी, नया नया क्लास इन्वेंशन, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, चाहे क्लास वो किसी भी एरिया में हो, मॉडर्नाइजेशन आता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। आप जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज है, जहाँ पे दूर दराज रहकर आप पढ़ सकते हो। और क्लास ऑपरेशन वगैरह होते हैं, लेजर ऑपरेशन, चाहे क्लास बुलेट ट्रेन है, चाहे क्लास कॉलिंग करते हो आप, ये सारी चीजें क्लास जो है आपका मॉडर्नाइजेशन है। तो ये सब गोल होता है कि मॉडर्नाइजेशन करना, ग्रोथ करना, सेल्फ सफिशिएंसी यानी सेल्फ रिलायंस, हम लोग आत्मनिर्भर बने, हम लोग चीजों के लिए बाहर डिपेंड ना हो, हम लोग अपने यहीं पे सामान बनाएं, हम लोग किसी दूसरे देश पे डिपेंड ना हो। और इक्विटी, सबको बराबर बराबर का हक मिलना चाहिए। देश के हर लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बराबर बराबर का हाथ होना चाहिए। इक्विटी का ये मतलब नहीं कि सबको पैसा बराबर दो, लेकिन सबको जो फैसिलिटी है वो बराबर मिलनी चाहिए, चाहे वो क्लास कोई भी चीज हो, देश के हर चीज में क्लास सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। क्लास 1950 से लेकर 1990 तक एग्रीकल्चर का फीचर क्या था, तो सबसे पहला जो फीचर था वो था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो प्रोडक्शन का लेवल है वो बहुत लो था।
यानी कि जमीन ज्यादा होने के बाद हमारे पास जो आउटपुट था वो बहुत कम था। हमारे देश के जो मेजॉरिटी लोग हैं वो रेनफॉल पे डिपेंड करते थे। क्लास प्रोडक्टिविटी कम क्यों था? कोई इंसेक्टिसाइड्स नहीं था, कोई पेस्टिसाइड नहीं था, कोई परमानेंट तरीका नहीं था हमारे पास एग्रीकल्चर करने का, सिंचाई करने का हमारे पास परमानेंट कोई वे नहीं था, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर का आउटपुट था वो बहुत लो था। लोग बारिश पे डिपेंड करते थे। जो ट्यूबवेल है, नई नई टेक्नोलॉजी, ये सब नहीं था। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, लोग दिखते तो थे काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो बेरोजगार थे। मतलब लोगों को लगता था वो काम कर रहे हैं, मतलब जहां दो की जरूरत है वहां चार लोग काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसगाइज या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ज्यादातर लोग जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या है कि वो अनाज इसलिए उगाते थे ताकि वो खुद उसका यूज कर सके अपने घर के लिए, बेचना उनके मन में नहीं था। क्लियर है? जब टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो लोग बेचेंगे कहां से? टेक्नोलॉजी आएगी तो बेचने लग जाएंगे। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं इसका। मान लो क्लास कुछ ऐसी चैनल्स हैं जो वेल पॉपुलर हैं, यूट्यूब की बात करूं, जो फूड जो है वो बनाते हैं, कुकिंग का चैनल है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, किचन कुकिंग का बहुत चैनल है क्लास, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप सबको पता होगा। जब कोई खाना कुछ बनाता है, रेसिपी बनाता है, तो वो उस चीज को क्या करता है, यूट्यूब पे सर्च करता है भाई ये रेसिपी कैसे बनानी है। या ट्रैवल ब्लॉग होते हैं क्लास, ट्रैवल करने के लिए। अगर ये यूट्यूब ही नहीं होता तो लोग अपने एजुकेशन की वीडियो या ट्रैवल ब्लॉग्स या कोई इंफॉर्मेशन या क्लास कुछ भी चीज को कैसे डालते? तो लोगों को अच्छा खाना बनाना आता था, लेकिन लोग उसको बेचने के बारे में सोचते नहीं थे। लोगों को अच्छा पढ़ाना आता था, लेकिन लोग उसको बेचने के बारे में सोचते नहीं थे। लेकिन धीरे-धीरे जब टेक्नोलॉजी आई, जिसे संसाधन मिला, तो लोगों ने खाना बनाने का वीडियो यूट्यूब पे डाला और पॉपुलर होने लगा कि भई ये रेसिपी ऐसे बनाना है, ये इंग्रीडिएंट्स डालने हैं उसके अंदर, और वो पैसा भी कमाने लगे उससे। तो उसी तरह से अनाज लोग उगाते थे, उनका बेचने का पर्पज़ नहीं था। क्यों? अरे ना सड़क है, ना डिमांड, आजकल क्या ऑनलाइन बटन दबाते हो आ जाता है। उस टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। ग्राहक कौन है, लेगा कौन, बेचेंगे किसको, सड़क कहाँ है, कितनी दूर जाके बेचेंगे। यूपी से सामान जा रहा है मान लो कर्नाटका, कैसे जाएगा? तो ये सब लोगों के दिमाग में नहीं आता था। लड़ाई झगड़ा होता था क्लास किसमें? जमींदारों में और लैंडलॉर्ड में। लोगों के पास जमीन थी लेकिन अलग-अलग जगह, थोड़ी जमीन यहाँ, थोड़ी जमीन वहाँ। आप देखना अपने गाँव में दादा-परदादा की जमीन थोड़ी यहाँ हो गई, थोड़ी वहाँ हो गई आज भी, जबकि बाद में उसको इकट्ठा भी कर दिया सरकार ने। फिर इसको ठीक करने के लिए आया लैंड रिफॉर्म। आप लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या समझते हो? चेंजिंग द लॉज, रेगुलेशन एंड कस्टम रिगार्डिंग द लैंड ओनरशिप। जमीन की ओनरशिप को चेंज करना लैंड रेगुलेशन है। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी करते हो, उसका जो मेन सोर्स है वो लैंड है। तो लैंड की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया लैंड रेगुलेशन में? इंटरमीडिएट हटा दिए, जो बीच के दलाल थे उनको हटा दिया। रेंट को रेगुलेट कर दिया क्लास इन्होंने कि 1/3 से ज्यादा रेंट आप नहीं ले सकते। अगर मेरी जमीन है, मेरी ज़मीन पे खेती-बाड़ी कोई और कर रहा है, तो मैं उससे 1/3 से ज़्यादा रेंट नहीं लूँगा क्रॉप का। 2/3 वही रहेगा। 3 लाख का माल अगर उगा है, 3 लाख का एग्रीकल्चर हुआ है, तो 1 लाख से ज़्यादा मैं नहीं रख सकता। लैंड सीलिंग, अगर मेरे पास हद से ज़्यादा ज़मीन थी, तो सरकार मुझसे ले लेती थी। यानी कि एक लिमिट, आप उससे ज़्यादा ज़मीन अपने पास नहीं रख सकते। अगर तुम्हारे पास दूर-दूर ज़मीन है, तो सरकार आपको एक ही जगह ज़मीन देगी और लोगों से बोलेगी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग करो। कोऑपरेटिव मतलब सब लोग मिल-जुल के जो है फार्मिंग करो, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको अच्छी तरीके से लागू किया। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? 1960 में, लेकिन एचवाईवी सीड्स आया 1966 में। ध्यान रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960 में, लेकिन एचवाईवी सीड्स जो पहली बार लागू किया गया। बीज बांटे गए क्लास ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना सिखाया लोगों को। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड दिए, कीड़े मकोड़े खा जाते थे क्लास। अनाज को प्रॉपर जो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिलता था, तो इससे क्लास केमिकल तरीके से फार्मिंग की गई। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट, यानी क्लास केमिकल तरीके से फार्मिंग करना। और मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, ट्रैक्टर का यूज करना, ट्यूबवेल का यूज करना। तो ये सब चीजें मतलब कि नई नई मशीनरी का यूज करने का, आजकल एग्रीकल्चर में बहुत मशीन का यूज होता है। तो ये क्लास मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। फायदा क्या हुआ? आप अनाज उगाने लगे तो सरप्लस आने लगा, यानी कि आपके घर का अनाज का रिक्वायरमेंट पूरा होकर अनाज बचने लगा बेचने के लिए। सरकार जो अनाज खरीदती थी आपसे, सरकार उसका बफर स्टॉक मेंटेन करती है। बफर स्टॉक का मतलब क्या? सरकार किसान से अनाज खरीद लेती है, और अनाज खरीद के जब कहीं फ्लड आता है, कहीं भूकंप आता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे क्या करती है सरकार? उस अनाज को फ्री में लोगों को बांटती है वहां पे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें होती थी। क्लियर है यहां तक? बेनिफिट ऑफ लो इनकम ग्रुप, यानी जो लो इनकम ग्रुप थे उनको क्या हो रहा था क्लास? फायदा हो रहा था। बेनिफिट टू लो इनकम, जो गरीब लोग थे उनको फायदा हो। क्यों? अनाज अगर ज्यादा उगेगा तो अनाज का जो रेट है वो कम हो जाएगा। रेट कम तो गरीब लोग भी फायदा उठा सकते हैं। अगला है क्लास राइज इन प्रोडक्टिविटी, यानी जो प्रोडक्शन था वो क्लास बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सब्सटेंशियल राइज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन रिफॉर्म्स एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन से आपका आउटपुट जो है वो बढ़ गया, यानी अनाज ज्यादा होने लगा। अगला क्लास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो सरकार ही चलाती थी। क्यों? प्राइवेट सेक्टर का पास पैसा नहीं था।
प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं देती थी, पब्लिक सेक्टर में जॉब मिलता था। यानी कि जो जॉब्स है वो सरकार देती थी। कैसे? कुछ सरकारी सर्विस में, आईएएस, आईपीएस इन सब में, या कुछ सरकारी कंपनीज़, ठीक है? सरकारी कंपनीज़ में, डिफेंस में, इन सब में सरकार जॉब देती थी। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सरकार का वो अच्छा था। सरकार के पास पैसा था, कंपनी थी, अच्छी खासी लैंड थी, पावर था, बिजली वगैरह थी। लेकिन प्राइवेट के पास ये सब नहीं था। सरकार इनकम जनरेट कर रही थी, और सबसे मेन मोटो क्या है? देश जस्ट आज़ाद हुआ है, और आज़ाद होने के बाद ही प्राइवेट सेक्टर मुनाफा कमाने लगेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार ने क्या किया? सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। अगर पेपर में पूछा जाए कि आईपीआर कब आया, तो 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में इंडस्ट्री के लिए रूल बनाए गए। 3 शेड्यूल बनाया। शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्रीज हैं क्लास? 17 इंडस्ट्रीज, जहां पे सिर्फ और सिर्फ सरकार काम करेगी। ध्यान रखना, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एम्यूनेशन, हथियार, आयरन स्टील, हेवी इंडस्ट्री, मिनरल मिनरल ऑयल, कोल, एयरक्राफ्ट ऑयल, रेलवे, शिपिंग, इन सब में सरकार का ही हक था। सरकार कहती थी ये 17 इंडस्ट्री को हम चलाएंगे, इसे कोई और नहीं चलाएगा। 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनमें क्लास सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से मदद ली, लेकिन ओनर जो रहेंगे वो सरकारी रहेंगे। लाइक फर्टिलाइजर, एल्युमिनियम, मशीन टूल, माइनिंग एक्टिविटी एक्सेट्रा, मतलब उनकी हेल्प ले सकते हैं प्राइवेट की। और बाकी जो कंपनीज हैं वो सारा का सारा किसको दे दिया? प्राइवेट सेक्टर को। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी छोटी कंपनीज क्लास, जो नैपकिन बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, नैपकिन है, टिश्यू है, टूथपिक, वाटर बॉटल, छोटे-छोटे टॉयज़, पेन, पेपर, इन सब में जिनके बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा की ना हो, वो छोटी-छोटी इंडस्ट्री है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का फ़ायदा क्या हुआ क्लास? रोज़गार देते हैं। भाई छोटी-छोटी कंपनियाँ बनेंगी अलग-अलग जगह पे, तो वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा, यानी कि अगर छोटी-छोटी कंपनियाँ प्रोडक्शन करेंगी, तो उनका माल जो है वो बाहर देश में एक्सपोर्ट होगा, और छोटी-छोटी कंपनियाँ लोगों का भला करेगी। गाँव के जो मिडल क्लास के लोग हैं, वहाँ जाके वो काम कर सकते हैं। लेकिन छोटी-छोटी कंपनियों को टफ कॉम्पिटिशन कौन देता है? बड़ी-बड़ी कंपनी। तो सरकार ने क्या किया क्लास? छोटी-छोटी कंपनियों को टैक्स कंसेशन दिया, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो छोटी-छोटी कंपनी के लिए सरकार ने क्या कर दिए? रिजर्व कर दिए। क्लास नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है क्लास? जहाँ पे बाहर से हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो फॉरेन ट्रेड है। इंडिया का जो ट्रेड है वो 1950 में सिर्फ 1.78% था वर्ल्ड ट्रेड का, और फॉरेन ट्रेड को मैनेज कौन करती है क्लास? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बाहर के देश के लोग इंडियन, मतलब बाहर देश से कोई बिजनेस करने आता था, तो वो इंडिया को टफ कंपटीशन देता है। आप देखो आज इंडिया के मोबाइल फोन, जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन है, वो बिकते नहीं है, बाहर के मोबाइल फोन बिकते हैं। तो सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बनाया। सरकार ने कहा कि हम बाहर से चीजें नहीं बनाएंगे, हम अपने अंदर ही देश के अंदर चीजें बनाएंगे। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने 2 चीजें बनाई, टैरिफ और कोटा। क्लास टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का मतलब क्या है क्लास? कि हम टैक्स इतना ज्यादा कर देंगे कि आप बाहर से यहाँ पे आके सामान बना ही नहीं पाओगे। मान लो कोई बाहर देश से सामान बना रहा है 100 का, सरकार 50 रुपए टैक्स लेगी, तो इंडिया वालों को मिलेगा 150 का। इंडिया के अंदर कोई 110 का सामान बना रहा है, वो 20 रुपए प्रॉफिट भी कमाएगा, तब भी वो कितने का बेचेगा? 130 का। तो माल बाहर वालों का नहीं बिकेगा, इंडिया वालों को बिकेगा। इंडियन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार ने टैरिफ लगाया। कोटा मतलब बाहर देश से इंपोर्ट करने की एक लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा माल आप बाहर देश से इंपोर्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, ये सारा का सारा था क्लास चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अब आते हैं क्लास चैप्टर नंबर 3, एनईपी, ठीक है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्लास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके कौन आए थे बताओ? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस टाइम पे कौन थे वो? फाइनेंस मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ये कब आया क्लास? 24 जुलाई। आपसे पेपर में मंथ पूछेगा, कौन सा महीना आया क्लास? 24 जुलाई को आया। क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? इकोनॉमिक के रूल रेगुलेशन को चेंज कर देना, लिबरल कर देना, बाहर देश के लोगों को आजाद कर देना कि आप आओ बिजनेस करो। जो रोक टोक हमने इतने लगा रखे ना वो खत्म कर देना। जैसे कोरोना वायरस के चलते इतना ज्यादा सरकार ने रोक टोक लगा रखा है हर चीज में कि लोग अपना बिजनेस सही से नहीं कर पा रहे, लेकिन सरकार अगर ये रोक टोक हटा दे तो लोग अपना बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। कई दुकानें नहीं खुली, कई सेक्टर नहीं खुले, कई जगह पैसा नहीं लोगों के पास, तो ये सब सरकार खत्म कर दे तो बिजनेस बढ़ेगा। उसी तरीके से जो रोक टोक सरकार ने पहले लगा रखे थे उसे खत्म कर देना ही क्या है? लिबरलाइजेशन है। अच्छा, सरकार सर जरूरत क्यों पड़ी? महंगाई बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। उस टाइम क्लास महंगाई का रेट जो है लगभग 16.7% तक बढ़ गया था, जिसकी वजह से क्लास इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी तो छोटी छोटी चीजें महंगी मिलेंगी। आपको पता है क्लास अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपको क्लास खाने के लिए, एक टाइम खाने के लिए क्लास 1000-2000 खर्च करना पड़ेगा, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्लास राइज इन प्राइस, राइज इन फिजिकल डेफिसिट। कभी कभी देखते हो ना क्या होता है, प्याज टमाटर कितना महंगा, 100 रुपए 150 रुपए किलो महंगा हो जाता है। तो ये सब चीजें महंगाई बढ़ना कंट्री के लिए प्रॉब्लमेटिक है। फिजिकल डेफिसिट यानी कि लोन, सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा लोन हो गया था। यानी कि सरकार जो है वो अपने पूरे बजट का 37%, 36% सिर्फ ब्याज भरती थी। पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने खूब नुकसान कराया कंपनी का।
1950 के बाद जो सरकारी कंपनी थी, आज भी पता है क्लास सरकारी कंपनी में फ़ायदा नहीं होता, काफ़ी नुकसान होती है, सरकारी कंपनी अच्छे से काम नहीं करती, उनका परफॉर्मेंस बहुत डाउन है। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, यानी कि एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम था और इम्पोर्ट हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा था। कब का पीरियड है क्लास? 1950 से 1990 तक। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हर कंट्री अपने पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व लेके चलती है ताकि कभी बाहर से कुछ इंपोर्ट करना पड़े तो उनके पास पैसा हो। लेकिन क्लास इंडिया के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था बाहर से इंपोर्ट करने के लिए, सरकार को अपना गोल्ड बेचना पड़ा था इंपोर्ट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है क्लास एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है क्लास? 5 इंडस्ट्री को छोड़कर बाकी किसी भी इंडस्ट्री में आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। टैक्स रेट कम कर दिए गए, प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया, अब इजीली हम बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लास इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। क्लास इंपैक्ट क्या पड़ा? पहला है क्लास इंपैक्ट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंस को खत्म कर दिया। लाइसेंस आपको क्लास कहां पे चाहिए? लाइसेंस आपको चाहिए क्लास ओनली लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इनको बनाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। समझ रहे हो बात को? सिर्फ इन चीजों को बनाने के लिए, यानी कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, डेंजरस केमिकल, इन सब को बनाने के लिए क्लास आपको जो चाहिए वो लाइसेंस चाहिए। इनके अलावा कहीं भी आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ध्यान रखना पब्लिक सेक्टर का रोल जो था पहले 17 कंपनियों में था, सरकार ने घटा के 3 कर दिया। डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, इन्हीं चीजों में सरकार अपने पास रखेगी और कोई भी चीज सब प्राइवेट कर सकते हैं। रेलवे वो भी सरकार प्राइवेटाइज करने वाली है बहुत जल्दी। एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट, इनका काम सिर्फ सरकार अपने हाथ में रखेगी, बाकी सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट को रिजर्व किया गया था, उसको सरकार ने क्या किया? डी रिजर्व कर दिया। आप आराम से कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो। एमआरटीपी एक्ट 1969 का, उसे खत्म करके नया एक्ट लिया है, कॉम्पिटिशन एक्ट। एमआरटीपी एक्ट कहता था कि जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, असेट है, उनको सरकार से अलग अलग लाइसेंस परमिशन लेने पड़ते थे, बहुत सारी रोक टोक थी, सरकार ने उसको खत्म कर दिया। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से क्या हुआ क्लास? रोल आरबीआई, आरबीआई क्लास बहुत ज्यादा कंट्रोल लगाती थी कमर्शियल बैंक्स पे, लेकिन वो कंट्रोल सरकार ने खत्म कर दिया। अब आरबीआई इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं करती, जबकि कमर्शियल बैंकों को मदद करती है। नए नए बैंक खोले गए क्लास, ये जो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई ना, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसी तरीके से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और नए नए बैंक्स खोले गए। जो इन्वेस्टमेंट है वो 51% तक बढ़ा दिया गया, यानी बाहर देश से अब हमारे यहाँ पे आके लोग 91% तक का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। क्लियर है? और इसी फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हुआ ध्यान रखना, डीवैल्यूएशन हुआ, यानी क्लास इंडियन करेंसी को डीवैल्यू कर दिया गया। इंडियन करेंसी पहले अमेरिकन के बराबर थी, उसको डीवैल्यू कर दिया और आज आप रेट देख रहे हो 70-75 रुपए है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात करें, 3 सबसे आसान पॉइंट। पहला, जो एक्सपोर्ट का टैक्स था वो हटा दिया, इंपोर्ट को इजी कर दिया, लाइसेंस खत्म कर दिया क्लास, इंपोर्ट पे कोई टैक्स भी लगता नहीं है। जो रेस्ट्रिक्शंस थे, देखो पहले इंपोर्ट के लिए रेस्ट्रिक्शंस होती थी, रुकावट होती थी कि बाहर से लोग इंपोर्ट ना करें, उन सब रेस्ट्रिक्शन को सरकार ने खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि सरकारी कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज को बेच देना। क्लियर है क्लास? यहां तक सरकार अपनी कंपनी को प्राइवेट कंपनी को बेच देगी, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। सरकार अपना थोड़ा बहुत हिस्सा बेच सकती है या पूरी कंपनी को बेच सकती है। थोड़ा बहुत हिस्सा क्लास सरकार बेचती है, द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो उसको बोलते हैं क्लास सीधा प्राइवेटाइजेशन। और क्लास अगर सरकार थोड़ा बहुत पार्ट बेचती है, इन्वेस्टमेंट बेचती है, उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है क्लास? अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ के चलना। क्लास बाहर देश से बोला गया आओ हमारे यहाँ बिजनेस करो, फेरा हटा के फेमा लिया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और क्लास जो एफडीआई था, आप कई सारे एरिया में 100% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, जो व्यापार करने की पॉलिसी बनाई वो लंबी बनाई ताकि लोग डरे ना कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमें 2-3 साल बाद निकाल दिया जाए देश से। टैक्स को कम कर दिया। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो था, यानी कि जो कोटा लगाया था कि आप इतनी लिमिट में ही इंपोर्ट कर सकते हो, वो सारी लिमिट जो है सरकार ने हटा दी। क्लास आउटसोर्सिंग का मतलब पता है क्लास? जहां पे अपना काम आप किसी और से कराते हो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग, यानी कि बाहर देश के लोग जो है इंडिया में काफी काम कराते थे। बेसिकली बीपीओज, आपको पता है कॉल सेंटर्स बहुत है इंडिया में, बाहर देश की सारी कंट्री इंडिया में कॉल सेंटर का काम कराती है क्योंकि इंडिया का जो लेबर है वो चीप मिल जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आया? 1 जनवरी 1955 में, 1995 में। और इसका जो हेड ऑफिस है वो क्लास स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। आज 164 देश हैं, लेकिन ये बना किससे है? गैट से। पहले इसका पूरा नाम था गैट, जर्नल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जिसमें सिर्फ 23 कंट्री हुआ करती थी। क्लियर है?
डब्ल्यूटीओ क्या काम करता है? डब्ल्यूटीओ देखता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेड अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई देश खामोखा में व्यापार करने के लिए रोक टोक तो नहीं लगा रही, उनको देखता है। रूल रेगुलेशन बनाता है ट्रेड पॉलिसी के लिए कि पूरे देश में व्यापार अच्छे से हो सके, हम अमेरिका से सामान मंगा सके, अमेरिका हमसे सामान मंगा सके, रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल हो, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है किसी देशों के बीच में ट्रेड रिलेटेड, तो उसको डब्ल्यूटीओ संभालेगा। जैसे डब्ल्यू हेल्थ, आपने डब्ल्यूएचओ का नाम बहुत सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना के बाद तो बहुत ज्यादा, तो वो इंश्योर करता है कि पूरे देश में कोरोना ना फैले, पूरे वर्ल्ड में ना फैले। उसी तरीके से डब्ल्यूटीओ देखता है कि व्यापार जो है वो पूरे वर्ल्ड में अच्छे से हो सके। क्लास अप्रेजल पॉलिसी, फायदा क्या हुआ क्लास, इसका मेरिट क्या हुआ क्लास, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और अच्छी बात हुई क्लास, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने देश को काफी सुधारा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आने लगा, एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास बहुत कम था, डॉलर हमारे पास कम था, डॉलर आने लगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लगा क्लास, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो गया जो पहले इन्फ्लेशन था, लोन हमें जो है हमारा लोन और ब्याज कम होने लगा, हमारा लोन पहले बहुत ज्यादा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। और क्लास प्राइवेट सेक्टर में लोगों को जॉब भी मिलने लगी, सीधी सी बात है, आज मेजोरिटी लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, क्यों? प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा मिला इसलिए। घाटा क्या है क्लास, इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया, एग्रीकल्चर की कहीं बात नहीं करी, रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए कहीं बात नहीं करी, टैक्स तो घटाया लेकिन फिर भी लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे, तो टैक्स की पॉलिसी अच्छी नहीं थी, सरकार ने टैक्स कम किया ताकि लोग चोरी ना करें, स्टिल क्लास वहां पे चोरी हो रही थी। कंज्यूमरिज्म फैला, प्राइवेट कंपनियां आई, जो चीज जरूरत भी नहीं उसको बेचने लगी, घटिया से घटिया सामान हो ऐड करके बेच देते हैं। एग्जाम्पल टीवी में परफ्यूम के ऐड तो देखते ही हो, परफ्यूम के ऐड कैसे कैसे बनाते हैं ताकि लोग परफ्यूम खरीदें, जबकि परफ्यूम की किसी को कोई जरूरत भी नहीं होती है। अनबैलेंस ग्रोथ, अगर अनबैलेंस ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ अनबैलेंस है, कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ एग्रीकल्चर, सिर्फ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, हॉस्पिटलिटी, इनको तो क्लास काफी ज्यादा उछाल मिला, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कोई भी फायदा नहीं हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से। कम ऑन, नेक्स्ट चैप्टर क्लास, फोर्थ चैप्टर, ये क्लास डिटेल रिवीजन नहीं है, सिर्फ रिवीजन है चैप्टर्स का, 1 to 5 चैप्टर का पूरा रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। आपको डिटेल में पढ़ना हो तो उसके लिए अलग से मैं आपको दे दूंगा वीडियो, आप उससे पढ़ लेना, लेकिन ये आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है, तो फटाफट सिर्फ एक रिवीजन, क्योंकि हमें इसी तरीके से एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन करना है किताब का, मैक्रो का भी और इंडियन का भी, तो आज 5 का करा रहा हूँ, तो अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बाद में हम लोग दिक्कत परेशानी को ले लेंगे, जो भी डाउट है वो बाद में पूछ लेंगे, ठीक है, अभी फिर हो नहीं पाएगा ये क्लास। अगर किसी इंसान के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी को संवारने के लिए पैसा नहीं है, तो यानी वो गरीब है। गरीबी दो तरीके से होती है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। अगर तुम खुद को किसी से कंपेयर करते हो तो तुम रिलेटिव क्लास पॉवर्टी है, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब क्या है क्लास की, इंडिया में आपके पास इतना पैसा नहीं है कि अपना जो घर बार आप चला सको। अगर बात करें पॉवर्टी लाइन की, गरीबी रेखा, जहाँ पे 22% लोग जो हैं इंडिया के वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और कौन-कौन गरीब है क्लास, जिनके पास 816 रुपए खर्च करने को नहीं है रूरल एरिया में, और 1000 रुपए जो है खर्च करने के लिए नहीं है अर्बन एरिया में। इसको तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, एमपीसी, ध्यान रखना, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, हर एक इंसान को 816 रुपए महीने का खर्च करना है और 1000 रुपए, सोचो अगर इतना भी नहीं है तो वो गरीब है। लेकिन प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, इसको न्यूट्रिशन बेस पे बांट दिया कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो आपको 2400 कैलोरी चाहिए, अर्बन एरिया में आपको 2100 कैलोरी चाहिए एक दिन के अंदर, अगर ये कैलोरी आपको नहीं मिलती है तो आप गरीब हो। रूरल एरिया में पैसा कम इसलिए क्योंकि क्लास वहां पे खर्चे कम होते हैं। कैटेगराइज की बात करें, क्रोनिक पॉवर्टी, जिनकी हालत बहुत खराब है, जो हमेशा गरीब रहते हैं, वो क्रोनिक पुअर है। ट्रांजिएंट पुअर, और क्लास क्लासिफाइड चर्निंग पुअर, हु क्लास रेगुलर, जो रेगुलरली, देखो क्लास अगर ये गरीबी रेखा है इससे नीचे हमेशा रहते हैं तो क्रोनिक, ठीक है, और कंटिन्यू मूव करता है कभी ऊपर कभी नीचे, क्लियर क्लास, वो चर्निंग पुअर है। और ओकेजनली पुअर का मतलब क्या है क्लास, मोस्ट ऑफ टाइम वो नीचे रहते हैं, कभी बस ऐसा कुछ हो गया जो वो नीचे आ गए, नेवर पुअर, कभी क्लास गरीब थे ही नहीं वो। अगर पॉवर्टी की बात करें तो कारण क्या है क्लास, महंगाई बहुत, सॉरी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे देश में, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है क्लास, एग्रीकल्चर का स्टेट बहुत खराब है, पैसा नहीं है लोगों के पास, लिटरेसी रेट जो है वो क्लास लो है, पढ़े लिखे लोग कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा क्लास बढ़ रही है, लोगों की इनकम कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। यकीन मानो अगर आपके यहाँ पे सड़क अच्छी हो जाए, आपके यहाँ हेल्थ फैसिलिटी मिलने लगे, आपको एजुकेशन मिलने लगे, ट्रांसपोर्टेशन होने लगे, तो आप जो भी काम करते हो ना वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लोगे, पक्की बात है। डायमेंशन की बात करें, सरकार को देश को ग्रोथ करना है, गरीबी को हटाने के लिए प्रोग्राम बनाना है, और मिनिमम नीड प्रोग्राम, ताकि जो गरीब लोगों की मिनिमम नीड है, देखो किसी राजा का हमेशा ये कर्तव्य होता है कि प्रजा का देखभाल करे। राजा हमारे यहाँ पे कौन है क्लास, हमारी सरकार, तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि हमको जॉब मिले, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ भुखमरी ना हो, गरीबी ना हो।
ये सारी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को देनी है। चाहे इंसान पढ़े चाहे ना पढ़े, सरकार की जिम्मेदारी कि हर एक इंसान को जॉब मिलना चाहिए, अपना काम मिलना चाहिए। जो नहीं पढ़ा ये कोई गुनाह नहीं है, जो नहीं पढ़ा कि उसको जॉब ना मिले। सरकार के पास पढ़ाई के अलावा भी 10 तरीके होने चाहिए जिनसे जॉब मिलती है। अगला है क्लास पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। गरीबी को रिमूव करने के लिए सरकार ने प्रोग्राम बनाए हैं। ये नाम याद कर लेना क्लास, बस एटलीस्ट नाम जरूर याद कर लेना। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP। दूसरा क्लास प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, जो 1993 में आया। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहर के लोगों को रोजगार देने के लिए आया। अगला है क्लास स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये गांव जो गांव गांव है उनको रोजगार देने के लिए आया। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है बच्चों। मैं बता दूं आपको, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जब सरकार आपको कहती है अपना बिजनेस करो, अपना खुद का काम करो, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब सरकार आपसे कहती है कि हम आपको काम देंगे, लाइक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, आप सब लोग ध्यान रखना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है वो बाद में मनरेगा हो गया क्लास, ठीक है। मनरेगा, नरेगा, महात्मा गांधी क्लास फुल फॉर्म तो पता ही है क्लास आपको, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का। हर एक इंसान को 100 दिन की रोजगार जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। मनरेगा के तहत हर एक इंसान को 100 दिन का रोजगार जरूर मिलेगा साल भर के अंदर, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सच कहूं तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना तो पता है क्लास आपको, जनधन योजना, बैंक अकाउंट खुलवाया गया। मोदी जी ने 2014 में आके सबके बैंक अकाउंट खुलवाए थे नोटबंदी के क्लास उस दौर में। और इंश्योरेंस भी दिया था क्लास लोगों को कि भैया लाइफ इंश्योरेंस भी है, एक्सीडेंटल कवर भी है। बैंक्स में जनधन योजना सरकार ने प्रोग्राम बनाया। क्लास गरीबी घटाने के लिए क्लास यहाँ पे जो सरकार ने प्रोग्राम बनाए, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि गरीबी 55% से घटकर 22% पे आ गई। लोग जो है क्लास वो धीरे धीरे पैसा कमाने लगे, बेरोजगारी कम हो गया। लेकिन इसके फेलियर की बात करें तो गरीब कौन है ये नहीं पता। आजकल अमीर से अमीर लोग भी अगर क्लास राशन कार्ड बनवा लेते हैं तो उनको राशन मिल जाएगा। आपने देखा होगा कॉलेजों में, स्कूल में जो बहुत सारे बच्चे हैं वो अमीर होने के बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास कोटा होता है, वो छूट ले लेते हैं, डिस्काउंट ले लेते हैं, स्कॉलरशिप ले लेते हैं, और गरीब लोगों को मिलता ही नहीं क्योंकि उनके पास कागज नहीं है। गरीबी बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेस हमारे पास कम है, रिमोट एरिया तक ये फैसिलिटी सरकार की पहुंचती ही नहीं है, उधार देने वाले इंस्टीट्यूट्स बहुत कम है, लोग बैंक्स जो है गरीब लोगों को उधार नहीं देती। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है वो इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से फेल हो जाता है। सरकार ने बोला ये काम करना है, लेकिन जिसको करने के लिए बोला वही बीच में घूस खा लेता है और वो काम नहीं करता सही से। और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी नहीं है, सड़क नहीं है, क्लास स्कूल नहीं है, IT सेंटर नहीं है, ट्रेनिंग कम्युनिकेशन नहीं है। ये सब बैकवर्ड एरिया में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सरकार के बनाए हुए जो फैसिलिटीज हैं वो वहां तक पहुंचता ही नहीं है। अपना लास्ट चैप्टर क्लास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पेपर में एक नंबर का छोड़ के नहीं आना है। और इस 5 के 5 चैप्टर के जितने भी MCQs हैं वो मैं आपको दे दूंगा। हर एक MCQs आज बना लेना, 1 से लेके 5 चैप्टर तक के हर एक MCQ बना लेना, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। पेपर में कुछ भी आए ओन लैंग्वेज बना के लिखना है क्लास, छोड़ना कुछ नहीं है आपको, एक नंबर का नहीं छोड़ना है आपने। और MCQ जो है वो सारे कवर हो जाएंगे, जितना भी डेटा मैंने दिया है आपको उससे MCQ कवर हो जाएगा। अच्छा क्लास, बाइलैटरल ट्रेड क्या होता है? जब क्लास बाइलैटरल ट्रेड जो होता है, जहां पे आप दो देशों के बीच में ट्रेड करते हो, अगर दो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है तो वो बाइलैटरल ट्रेड है। और अगर ट्रेड हो रहा है दो से ज्यादा देशों के बीच में तो उसको बोलते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड। पिछली बार आया था एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना। इंसान का टैलेंट, स्किल, एक्सपीरियंस, उसका क्लास क्वालिटी, उसकी पंक्चुअलिटी, उसकी ऑनेस्टी, ये सब ह्यूमन कैपिटल है। आपके अंदर कैसा भी कैपिटल हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई अच्छी करते हो, कोई भी टैलेंट, बात करने का, हंसाने का, रोने का, मिमिक्री करने का, डांस करने का, गाना गाने का, क्रिकेट खेलने का, कुछ भी करने का टैलेंट जो है वो है क्लास आपका ह्यूमन कैपिटल है, जिससे हमारे देश को कोई फायदा होगा, जिससे आप पैसा कमा सकते हो, अपने घर बार को अच्छा कर सकते हो। ह्यूमन कैपिटल से पहले आता है फिजिकल कैपिटल। मशीन, मेरे पास मशीन है, घर है, गाड़ी है, ये सब मेरी फिजिकल कैपिटल है। और हाँ, मैं इनसे पैसा कमा सकता हूँ। अगर मेरे पास घर है तो मैं उससे रेंट इनकम कमा सकता हूँ, मेरे पास मशीन है उसमें किराए पे देके कमा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास दिमाग है मैं तो भी पैसा कमा सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इट इज स्टॉक ऑफ नॉलेज, टैलेंट, स्किल, एबिलिटी ऑफ ह्यूमन, ये सब क्या है क्लास ह्यूमन कैपिटल। एक अच्छा एक्टर एक्टिंग करता है, एक अच्छा खिलाड़ी खेलता है, एक अच्छा क्लास जो है हॉर्स राइडिंग वाला हॉर्स राइड अच्छा करता है, तो ये सब क्या है, उनका टैलेंट है, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल बनेगा कैसे? जब एजुकेशन पे खर्चा किया जाएगा। और यही वजह है कि आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई लिखाई पे कहीं भी पीछे नहीं हटते, जितना खर्चा वो करते हैं, ताकि आपके अंदर एक टैलेंट डेवलप हो जिससे आप पैसा कमा सको। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो उस टैलेंट का क्या फायदा? अच्छा सिंगर अच्छा गाना तभी गा पाएगा जब उसकी तबीयत खराब होगी, अगर अच्छी होगी, सॉरी, अगर तबीयत खराब होगी तो गाना किया तो मुंह भी नहीं खोल पाएगा। और क्लास यहाँ पे सरकार जो है जो एजुकेशन और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम करती है।
हेल्थ में 3 तरह की क्लास मेडिसिन्स हैं। पहला है क्लास प्रिवेंटिव, यानी पहले से आपको टीका लगा दिया जाता है ताकि आपको बीमारी ना हो। क्यूरेटिव, अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको कैसे ठीक किया जाएगा। सोशल मेडिसिन मतलब लोगों को लिटरेसी दी जाती है, लोगों को समझाया जाता है, पहले से अवेयरनेस किया जाता है। जैसे आपको पता है कि कोरोना काल के चलते सब आपको अवेयर करते हैं कि आपको क्लास जल्दी जो है वो किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, लोगों से दूर रहना है, हाथ को समय-समय पे धोते रहना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़ करना है एंड एटसेट्रा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी क्लास थर्ड पॉइंट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब पे लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। जॉब अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तो आपके एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से परफॉर्म कैसे करेंगे। माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के चले जाते हैं काम को सीखने के लिए। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो नासा चले जाते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं क्लास जो अलग अलग देशों में चले जाते हैं काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। और गाँव से लोग यहाँ पे आ जाते हैं शहर में, वो भी माइग्रेशन है पैसा कमाने के लिए। माइग्रेशन में खर्चा आता है और गाँव में रहने का खर्चा कम है, शहर में ज़्यादा। तो वो देखते हैं कि भाई गाँव में मैं इतना कमाता हूँ, शहर में इतना कमाऊँगा, तो मेरे पास सारा खर्चा-खुर्चा काट के, किराया वगैरह सब काट के पैसा बचेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें। शहर क्यों आते हैं लोग, इसका रीज़न आप सबको अच्छे से पता है। लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए, क्लास लाइफ़ को अच्छी एक अच्छा स्टैंड देने के लिए और लोगों को जो अपने बच्चों को जो है वो फैसिलिटी देने के लिए, जो फैसिलिटी गाँव में नहीं मिलती। आपके पास टैलेंट है लेकिन गाँव में आप उस टैलेंट का यूज़ नहीं कर सकते। शहर में आके क्लास आपको काम मिल जाएगा। टैलेंट है पर कंपनी नहीं है गाँव में, कहाँ से यूज़ होगा? अगला है क्लास इन्फॉर्मेशन, लोगों को जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। कौन सी जॉब कहाँ पे है, कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये 5 सोर्सेस हैं, ध्यान रखना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। अगर बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो सिर्फ अर्निंग के लिए किया जाता है। अगर आप पढ़ रहे हो पैसा कमाने के लिए तो ये आपका ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन आप पढ़ इसलिए रहे हो ताकि आप ज़िंदगी को जी सको, चाहे पैसा हो चाहे ना हो, आपको पढ़ाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, भले ही कितना ही पैसा हो, आप सब पैसा उड़ा दोगे, आपका लूट के ले जाएगा कोई। लेकिन अगर आप पढ़े आजकल देखते हो ना स्कैम कैसे होता है, कॉल करते हैं, बोलते हैं इतना का कैशबैक आया है, इतना अकाउंट से आपको मिलेगा, आपको इतना ऑफर आया है। आप पैसा आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए है, लेकिन वो निकाल के ले जाएगा ना। तो यही चीज़ है कि पढ़ाई जो है वो ज़रूरी है, अगर आप रहते हो तो आप समझदार बनते हो, लाइफ़ को कैसे जीना है, क्या सही क्या गलत इसका पता चलता है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म एज़ कंपेयर्ड टू ह्यूमन कैपिटल। पढ़ लेना क्लास। बाकी ह्यूमन कैपिटल का रोल क्या है, क्लास ह्यूमन कैपिटल का फ़ायदा क्या है? सबसे पहला क्लास एफिशिएंसी बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। एक अच्छा हमारे पास जहाज है, जहाज तो क्लास में बना नहीं पाऊँगा। ये मान लो ये जहाज है, ठीक है? ये मान लो एक जहाज है, ये इस तरीके से लो मैंने बना दिया जहाज, ठीक है? ये इस तरीके से बन गया एक जहाज है, ठीक है? ये कॉकपिट है, ये जहाज है। अब इस जहाज जो है, ये क्लास जो जहाज है, ये जहाज जो है, ये अच्छा तो तभी उड़ा पाएगा ना जब अच्छा पायलट होगा। तो अगर अच्छा पायलट है तो जहाज भी अच्छे से उड़ा पाएगा, खराब पायलट है जहाज भी जाएगा, पैसेंजर भी जाएँगे और पायलट तो जाएगा ही जाएगा। तो एक अच्छा इंजीनियर है तो मशीन अच्छे से चला पाएगा। पॉजिटिव चेंज, पढ़ा लिखा इंसान रहेगा, समझदार रहेगा, टैलेंट रहेगा तो नेगेटिविटी की बात नहीं करेगा, एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा अपनी अपने वर्क एनवायरनमेंट में कि हाँ, हम कर सकते हैं, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। क्लास रेज इक्विटी इन पार्टिसिपेंट सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में इक्विटी बढ़ेगा, सब पढ़े लिखे समझदार लोग रहेंगे तो कोई गलत नहीं हो पाएगा। आजकल देखते हो किसी के साथ कोई गलत होता है तो वो सीधा कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं। तो ये चीज़ आती है क्लास राइज इन इक्विटी एंड पार्टिसिपेशन। इन्वेंशन होंगे, इनोवेशन होंगे टेक्नोलॉजी। सवाल ये आया था पेपर में, मुझे लास्ट ईयर में याद आ गया, इसी 2020 में मेन एग्जामिनेशन में, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से कैसे इन्वेंशन होगा, कैसे इनोवेशन होगा, कैसे टेक्नोलॉजी होगी। तो एजुकेशन नॉलेज देगा चीज़ों को समझने का, चीज़ों को रिसर्च करने का, डेवलपमेंट करने का। तो ये सारी चीज़ों में क्लास जो आपका ह्यूमन कैपिटल है ये कहीं न कहीं आपकी हेल्प करेगा। पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो धीरे-धीरे आविष्कार भी होते रहेंगे। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, सीधी-सी बात है। अगर टैलेंट रहेगा, स्किल रहेगा, एजुकेशन रहेगा तो उनकी इनकम भी जो है वो ज़्यादा होगी और पॉपुलेशन ग्रोथ भी कंट्रोल होगा। ध्यान रखना कि अगर मेल-फीमेल की भेदभाव हो रहा है तो एजुकेशन जहाँ ज़्यादा है, वहाँ पे नहीं होगा। पॉपुलेशन वहाँ तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। केरला इकलौता ऐसा देश है जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़के कम। क्यों? क्योंकि क्लास उनका एजुकेशन सबसे ज़्यादा है। तो सर इतनी अच्छी बात है अगर ये क्लास हेल्थ और एजुकेशन, तो सरकार क्यों जो है हेल्थ और एजुकेशन पे काम नहीं करती? ऐसा नहीं है, सरकार हेल्थ और एजुकेशन पे काम करती है, पर प्रॉब्लम ये है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लोगों को प्रॉपर जो फैसिलिटी है सरकार की मिल नहीं पाती। ह्यूमन कैपिटल कोई आजकल में फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा, 15-20 साल बच्चे आप पढ़ाई करते हो तब जाके कहीं आपके अंदर टैलेंट आता है। ब्रेन ड्रेन, यानी कि क्लास जो हमारी सरकार जो है इतना खर्चा करती है सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, हायर एजुकेशन में, और इंसान पढ़ लिख के विदेश भाग जाता है, उनके लिए काम करता है। नासा चले जाते हैं लोग, उनके लिए काम करते हैं, तो हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? रीजनल और जेंडर इनइक्वालिटी,
यानी हमारे यहाँ पे जेंडर इनक्लूडेड, लड़की है तो नाइट शिफ्ट नहीं करेगी, लड़की है तो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाएगी, लड़की है बाहर नहीं जाना, इतने रोक टोक जो ये सिर्फ ब्रेन का खेल है। अगला क्लास इनएफिशिएंट जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में भी ट्रेनिंग होती है, एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई होती है, लेकिन ये सब क्लास कोई करता नहीं। कभी कोई सोचता है कि मैं एग्रीकल्चर करूंगा पढ़ लिख के? नहीं, क्योंकि उसमें भी अच्छा पैसा है, उसमें भी अच्छी ट्रेनिंग है, उसमें पढ़ाई होती है, उसके भी कॉलेजेस हैं। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा है। अगर हम क्लास इंडिया की बात करें तो इंडिया में 5 से लेके 24 साल तक की एज के लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन इंडिया में क्लास प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के सरकार को जो बजट है वो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए उस पे, एजुकेशन पे। सरकार को खर्चा ज़्यादा करना चाहिए। तो सरकार 2 तरीके से खर्चा कर सकती है। पहला, जीडीपी का 1% खर्च करेगी और दूसरा जो है सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 1%। सरकार एजुकेशन पे, आपके माता-पिता लगभग अपनी कमाई का 30% जो है आपकी पढ़ाई में लगा देते हैं। कमाई का 30%, लेकिन सरकार अपनी कमाई का 10% भी जो है वो एजुकेशन पे नहीं लगाती है। तो ये था क्लास आपका एजुकेशन स्ट्रक्चर इंडिया, और यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा 1 टू 5 चैप्टर का रिवीजन मैंने करा दिया। अब आपको करना क्या है, ध्यान रखना, कुछ भी करो कुछ भी, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर आप इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं चैप्टर वाइज उसको बना लो। इसके नोट्स अपने हैंड राइटिंग में बना लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, सिर्फ हेडिंग हेडिंग के, अंदर तक का नहीं, सिर्फ हेडिंग हेडिंग के इंपॉर्टेंट नोट्स बना लो। और ये सारा का सारा काम जो है आपको करना है 24 घंटे के अंदर, यानी एक दिन के अंदर कोशिश करो किसी भी कीमत पे आज ही खत्म हो जाए। अगले 1-2 दिन के अंदर में और आपको इंडियन इकोनॉमी के सारे और चैप्टर्स के रिवीजन करा दूंगा। तो ये पूरा का पूरा कर लेना आप लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इसके एमसीक्यू जरूर बना लेना।